आज का टॉपिक है नाभिक। हम लोग नाभिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रदरफोर्ड के अनुसार किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश, कोई परमाणु है तो उसका समस्त द्रव्यमान, जैसे ये कोई परमाणु हो गया तो इस परमाणु का समस्त द्रव्यमान, जितना इसका द्रव्यमान होगा, और धनावेश, समस्त द्रव्यमान और जो इसका धनावेश है पॉजिटिव चार्ज, परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है। परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक के नाम से जाना जाता है। और नाभिक का जो आकार होता है वो 10 की घात -15 मीटर होता है। और परमाणु के साइज के बारे में बात करें, परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर होता है। तो जो नाभिक का आकार होता है परमाणु के आकार की तुलना में 10 की घात 5 गुना छोटा होता है। रदरफोर्ड का कहना यह था कि कोई ये परमाणु हो गया तो किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान, इस परमाणु का जितना द्रव्यमान होगा वो, और धनात्मक आवेश परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर और परमाणु का आकार जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर होता है। इससे पता चलता है कि नाभिक जो है परमाणु की तुलना में 10 की घात 5 गुना छोटा होता है। और नाभिक में 2 प्रकार के कण उपस्थित होती हैं। नाभिक में 2 प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज सन 1919 में रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन की खोज सन 1919 में रदरफोर्ड ने किया। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, जे चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। तो बात करेंगे हम लोग प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन किसी पदार्थ के नाभिक का, या फिर बोल सकते हैं किसी परमाणु के नाभिक का मूल कण होता है। प्रोटॉन किसी परमाणु के नाभिक का मूल कण होता है, जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है? धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, या फिर इसे बोल सकते हैं कि प्रोटॉन पर जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। जैसे अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा? प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होगा, लेकिन प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो धनात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस चार्ज में होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम धनात्मक आवेश में होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक का मूल कण होता है, जिस पर धनात्मक आवेश होता है। और किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटॉनों पर जो धन आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश के बराबर होता है। और किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाता है। परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाता है। प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया?
चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर, जिसका परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार होता है 9, अल्फा कणों का बौछार किया। जैसे हीलियम ले लेते हैं, तो चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर अल्फा कण अर्थात हीलियम का बौछार किया, जिससे हमें एक तो कार्बन बनता हुआ दिखाई देगा, 4 2 6 परमाणु क्रमांक किसका होता है? कार्बन का। और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12, लेकिन ऊपर को अगर ऐड करके देखें तो कितना होगा? 9 4 13। तो यहाँ पे एक उदासीन कण भी प्राप्त हुआ। चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर अल्फा कण का बौछार कराया। अल्फा कण कहने का मतलब है हीलियम का बौछार कराया, जिससे उसे क्या प्राप्त हुआ? एक तो कार्बन प्राप्त हुआ और एक उदासीन कण प्राप्त हुआ। और इसी उदासीन कण को चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो न्यूट्रॉन वह कण होता है जिस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। न्यूट्रॉन वह कण होता है जिस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है और वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित भी नहीं होता है। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो नाभिक के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन से इतना समझ गए कि रदरफोर्ड ने क्या बताया कि कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धन आवेश उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। नाभिक पर 2 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है परमाणु का मूल कण होता है जिसमें धनात्मक आवेश होता है, और प्रोटॉन पर जो धनात्मक आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है। और जो प्रोटॉनों की संख्या है उसे ही परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में सन 1919 में किसने बताया? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित कण होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। उन्होंने क्या किया? चैडविक ने बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों को बौछार कराया, जिससे कार्बन प्राप्त हुआ और एक उदासीन कण प्राप्त हुआ, जिसमें न तो आवेश होता है, ये जो उदासीन कण है उसमें ना तो आवेश होता है, और उसे अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए तो अपने मार्ग से विचलित भी नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन के गुण के बारे में। तो न्यूट्रॉन का पहला गुण है कि न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। और न्यूट्रॉन का दूसरा गुण है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोटॉन के द्रव्यमान से और थोड़ा सा अधिक होता है। तीसरा कि जो न्यूट्रॉन है वो अनावेशित होता है, और अनावेशित होने के कारण ये भारी नाभिक के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, और जब न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का आवेश नहीं है तो भारी नाभिक के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है, जिसके कारण न्यूट्रॉन का उपयोग नाभ की विखंडन के लिए किया जाता है। तो न्यूट्रॉन के गुण में हमने क्या लिखा कि न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन के अनावेशित होने के कारण वो भारी नाभिक के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है, जिसके कारण न्यूट्रॉन का उपयोग किसमें किया जाता है? नाभ की विखंडन में किया जाता है। अब हम लोग न्यूक्लियॉन के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित, कोई भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, और प्रोटॉन कहाँ पे रहता है? परमाणु के नाभिक में, और नाभिक में और रहता है न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? एक प्रोटॉन रहता है और दूसरा न्यूट्रॉन रहता है। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को ही एक साथ क्या कह दिया जाता है? न्यूक्लियॉन कह दिया जाता है। तो इसे अब थोड़ा सा याद रख लेना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसी प्रकार अब हम लोग बात करेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में।
किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कोई भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। किसी परमाणु के, जैसे कोई परमाणु हो गया तो इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो नाइट्रोजन परमाणु के नाभिक में 7 प्रोटॉन होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यदि 7 है तो उसके नाभिक में कितना प्रोटॉन होगा? 7 प्रोटॉन होगा। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब इसी प्रकार हम लोग द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसे याद करते हुए जाना कि परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है और द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या किससे शो करेंगे? इसे A से। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। इसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। अब यहां से हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहें तो ये द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या इधर आके माइनस होगा, जिससे निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यहाँ से यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहे तो प्रोटॉन की संख्या इधर आके माइनस हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या की जगह हम लोग परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो P की जगह यहाँ पे Z भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला भी याद रखना, आगे डेरिवेशन में काम आ सकता है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। N इज इक्वल टू होगा A माइनस Z। नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिक। तो समस्थानिक का पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। समस्थानिक मतलब होता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इनके परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, किंतु परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए। क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। ऐसे तत्व जिनके क्या होना चाहिए? परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए, उसे कहा जाता है समस्थानिक। जैसे हम लोग हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, जिसे H या फिर P से शो कर सकते हो। इनका परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार भी 1 है, या फिर बोल सकते हो द्रव्यमान संख्या भी 1 है। दूसरा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को D से भी शो कर सकते हो या फिर H से भी शो कर सकते हैं। इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 है। तीसरा होता है ट्राइटियम, या फिर इसे ट्रिटियम भी बोला जाता है। इसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 होता है। तो समस्थानिक का मतलब होता है जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, किंतु परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए। जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में यदि चेक करें तो तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, 1 है, 1 है, 1 है। प्रोटियम का भी, ड्यूटेरियम का भी, ट्रिटियम का भी परमाणु क्रमांक 1 है, किंतु द्रव्यमान संख्या तीनों का अलग अलग है। प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का द्रव्यमान संख्या 3 है। तो समस्थानिक का मतलब होता है जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे समस्थानिक के बाद समभारित। तो समभारित नाम से स्पष्ट है जिनके भार समान होंगे। समभारित, समभारित
संभारिक। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं किंतु परमाणु भार समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे लेकिन परमाणु भार समान होंगे, उसे क्या कहा जाता है? समभारिक। नाम से स्पष्ट है, समान भार, समभारिक। जिनके द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान होगा किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए? समान होगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होती है, समभारिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें तो आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और द्रव्यमान संख्या 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान संख्या 40। तो यदि यहाँ पे चेक करें तो दोनों का, आर्गन और कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या समान है किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ये हो गया संभारिक। इसके बाद हम लोग देखेंगे समन्यूट्रॉनिक। तो यहां पे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, समन्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे कहा जाता है समन्यूट्रॉनिक। प्रोटॉनों की संख्या क्या होना चाहिए? अलग अलग। प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है और उनके नाम के अनुसार न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है किंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार 39। इसी तरह कैल्शियम के बारे में बात करें तो परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान संख्या 40। तो अगर पोटेशियम में न्यूट्रॉन की संख्या निकाले तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए अभी फार्मूला लिखे थे। न्यूट्रॉन की संख्या से इक्वल टू क्या लिखे थे? A माइनस जेड। ए मतलब द्रव्यमान संख्या और जेड मतलब परमाणु क्रमांक। तो 39 में 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसी प्रकार कैल्शियम में न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो फार्मूला क्या है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या कितना है इसका? 40 और परमाणु क्रमांक कितना है? 20। 40 में 20 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो पोटेशियम में भी 20 न्यूट्रॉन है और कैल्शियम में भी 20 न्यूट्रॉन। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। तो आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया है, A इज इक्वल टू एम इंटू सी का स्क्वायर, E बराबर एम इंटू सी का वर्ग। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है
और निर्वात में उस वस्तु की चाल c हो तो वस्तु से विमुक्त ऊर्जा कितनी होती है? आइंस्टीन के अनुसार E बराबर m इंटू सी का वर्ग होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है इस फार्मूले के अनुरूप। यदि वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, यदि वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तो उससे कितनी ऊर्जा निकलेगी, इसके बारे में भी हम लोग आइडिया लगा सकती हैं। A इज इक्वल टू m की जगह रखेंगे 1 और c निर्वात में चाल, किसी वस्तु की निर्वात में चाल जिसे हम लोग प्रकाश की चाल जितना रख के सॉल्व कर रहे हैं, 3 गुना 10 की घात 8, c का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिए तो a इज इक्वल टू आएगा 3 की पावर 2 9, 10 की पावर 8 और पूरे का होल स्क्वायर 10 की पावर 16 और ऊर्जा का मात्रक जूल। तो इससे एक चीज़ समझ में आया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित तो किया जा सकता है, लेकिन 1 किलोग्राम ऊर्जा से 1 किलोग्राम द्रव्यमान से कितना ऊर्जा बना सकते हैं वो भी हमें समझ में आ रहा है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान से कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? 9 गुना 10 की घात 16 जूल, इतना ऊर्जा प्राप्त होगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु से कितना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? 9 गुना 10 की घात 16 जूल। तो आइंस्टाइन के इस समीकरण A इज इक्वल टू m इंटू सी के स्क्वायर, जिसे कहा जाता है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, किसी वस्तु के द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु से कितना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? 9 गुना 10 की घात 16 जूल ऊर्जा प्राप्त कर सकती हैं। तो इस टॉपिक का उपयोग हम लोग द्रव्यमान क्षति में देखेंगे। जब कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करते हैं तो किस प्रकार वहाँ द्रव्यमान में कमी आती है, ऊर्जा का क्षय होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगला टॉपिक है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है इसे समझते हैं। द्रव्यमान क्षति, पहले इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ये कोई परमाणु, अब ये जो परमाणु का नाभिक है, ये परमाणु का जो नाभिक है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ये परमाणु का जो नाभिक हुआ ये वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि यदि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, अब प्रोटॉन का द्रव्यमान मान के चल रहे हैं 10 है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 10 है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो चलो 10 ग्राम है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान कितना लेके चल रहे हैं? 10 ग्राम। और ये नाभिक किससे मिलकर बना है? अपने घटक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो नाभिक का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? नाभिक किससे मिलकर बना होता है? नाभिक मिलकर बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 20 ग्राम होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली इसे देखा गया कि 20 ग्राम नहीं था, 20 ग्राम से कुछ कम पाया गया। जो नाभिक का द्रव्यमान था वो 20 ग्राम से कम पाया गया। तो उसके द्रव्यमान में क्यों कमी आया, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? द्रव्यमान में कमी आ गया और इसी कमी को किस नाम से जाना जाता है? द्रव्यमान क्षति के नाम से जाना जाता है। जब हमें पता है कि परमाणु का नाभिक किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का जितना द्रव्यमान है, इन दोनों के योगफल के बराबर नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे 10 ग्राम का प्रोटॉन और 10 ग्राम का न्यूट्रॉन मिलकर के जब नाभिक का निर्माण करेगा तो नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए 20 ग्राम, लेकिन नाभिक का जो द्रव्यमान था वो 20 ग्राम नहीं था। 20 की जगह हो सकते हैं 18 ग्राम हो या 19 ग्राम हो। तो 1 ग्राम के द्रव्यमान में क्या हो गया? क्षति आया, कमी आया। तो वही कहलाता है द्रव्यमान क्षति। तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो द्रव्यमान क्षति का परिभाषा कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करते हैं कि जो नाभिक होता है वो न्यूक्लियन से मिलकर बना है। न्यूक्लियन कहने का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के जब नाभिक का निर्माण कर रहे हैं तो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि नाभिक का द्रव्यमान क्या था? थोड़ा सा कम था। तो नाभिक के द्रव्यमान में क्या आ गया?
कमी आ गया, जिसे किस नाम से जाना गया, द्रव्यमान क्षति के नाम से जाना गया। तो इसका परिभाषा हम लोग निकाल सकते हैं कि नाभिक के न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, नाभिक के न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। नाभिक के न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। जैसे अभी हम लोग समझ रहे थे ये कोई परमाणु हो गया, इसका नाभिक मिलकर बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन जो है 10 ग्राम का है, न्यूट्रॉन जो है 10 ग्राम का है। तो न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया, न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान 10 और 10 20 ग्राम हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि नाभिक का द्रव्यमान कितना है, चलो मान के चल रहे हैं 18 ग्राम। तो इनका अंतर कितना आया, 2 ग्राम। तो 20 ग्राम क्या है, ये न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हो गया। 20 ग्राम क्या न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है, जबकि नाभिक का द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम। तो नाभिक के द्रव्यमान में कितने की कमी आया, 2 ग्राम। यही 2 ग्राम क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति, जिसे हम लोग परिभाषित करेंगे न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। तो अब एक्चुअल में ये जो 2 ग्राम है वो कहाँ गया, 2 ग्राम जो द्रव्यमान में कमी आया वो द्रव्यमान कहाँ खर्च हुआ। तो अभी हम लोग आइंस्टाइन का समीकरण देखे थे कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो 2 ग्राम की कमी आया है, ऐसा भी एग्जांपल के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं कि 10 ग्राम प्रोटॉन और 10 ग्राम न्यूट्रॉन मिलकर के जब नाभिक का निर्माण करेगा तो नाभिक का द्रव्यमान कितना देखने को मिला, 18 ग्राम। तो नाभिक के द्रव्यमान में 2 ग्राम की कमी आया। तो ये 2 ग्राम की जो कमी आ रहा है द्रव्यमान क्षति, वो 2 ग्राम की जो कमी है वो क्यों आया। तो इसके बारे में बात करते हैं कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च होगी। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करेंगे तो नाभिक क्या करना चाहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखना चाहेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखना चाहेगा तो कुछ ऊर्जा क्या होगा, खर्च होगा। और वो ऊर्जा कहां से खर्च करेगा, अपने द्रव्यमानों से कुछ ऊर्जा को, अपने द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने में खर्च करेगा। तो ये होता है द्रव्यमान क्षति। तो थोड़ा सा और रिपीट कर रहे हैं कि न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जितना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, या फिर बोल सकते हैं जो नाभिक बनेगा उसका द्रव्यमान कम होगा। तो नाभिक के द्रव्यमान में क्या आ गया, कमी आ गया। तो नाभिक के द्रव्यमान में जो कमी आया है वो कमी क्यों होता है, जब नाभिक का निर्माण होगा तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध करके रखना चाहेगा तो कुछ ऊर्जा क्या होगा, खर्च होगा। तो उसे ऊर्जा कहां से मिलेगा, आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण था A = m × c के स्क्वायर से हमें पता चला था द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अपने कुछ द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है, जिसके कारण वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक से बांधकर रख सके। वो अपने कुछ द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है और उस ऊर्जा को कहां पे खर्च करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधकर रखने में खर्च करता है, और इसी कारण उनके द्रव्यमान में जाती है कमी आती है।